प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं टीके सर आप लोगों को रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आगे की तरह मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ रहा हूं और आप लोगों के लिए एक स्पेशल यानी कि गुड न्यूज है कि आप लोगों का जो मॉडल सेट है वो आ चुका है और उसी का 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन करके आप लोग तक पहुंचाने का काम करूंगा। और इस ये जो मॉडल सेट है वो 2024-25 को 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास 9 के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन डिस्कस कराया जाएगा और ये क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़ के समझ के यहाँ से जाइएगा और एग्जाम में आप लोग अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले एक निर्देश बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि सबको ध्यान देना है कि आप लोग का जो एग्जाम होगा इसी बेस पे होगा, इसी आधार पे होगा। तो पहला जो देखने की बात है, इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न होंगे, यानी कि जो ये मॉडल सेट है इसी प्रकार से आप लोग का एग्जाम होगा। 40 प्लस 10 अंकों का स्कूल के पास होगा। टोटल 50 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा, जो कि आप लोग को सेंटर पे 40 मार्क्स का एग्जाम होना है, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन होगा, यानी 40 क्वेश्चन होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न को यानी कि आंसर करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि हर क्वेश्चन पे 2-2 नंबर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जैसे इस तरह से रहेगा आपको कलर करने के लिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मान लिया जाए तो ये बी सी डी 4 ऑप्शन में अगर जो सही है उसे आप अच्छे से कलर कर सकते हैं। बी सही है तो बी को कलर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को बना के आना है, तो आपका इस तरह से सही होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ के जाइएगा तो आप लोगों को परेशानियां कम मिलेगी। वहां पे भी आप लोगों को 15 मिनट का टाइम पहले एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसमें आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पेपर को पढ़ेंगे और आप लोग का जो एग्जाम है 29 और 30 को होना है, जो कि इसके मध्य नजर रखते हुए, ये डेट को मध्य नजर रखते हुए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम पूरा काम कर रही है कि बच्चों को अधिक से अधिक नंबर कैसे दिला सके, ठीक है बच्चों। तो 4 विकल्प में आप लोगों को एक चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। अगर आप लोग गलत भी बनाते हैं तो आप लोग का मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो इसीलिए आप लोग आराम से ध्यान पूर्वक अपना सही समय का सही इस्तेमाल करके आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर करके आइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि फ्रांसीसी की क्रांति जो है वो 1789 में, फ्रांस की क्रांति जो है कब शुरू हुई थी, 1789 में शुरू हुई थी, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा कि फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुई थी उस समय फ्रांस का जो राजा था वो कौन था। तो उस समय फ्रांस का जो राजा था, उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आप एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ कुछ और क्वेश्चन साथ में करते जाइएगा, ताकि आप लोग को लगेगा नहीं हम तैयारी करके पहुंचे हैं। इसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो उसे आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कुलीनता, बी पादरी, सी मध्यम वर्ग, डी किसान। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राइट, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से बने रहिए और देखते जाइए सही से, और एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये ऐसा सेट है कि जिससे आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भिड़ सकता है, डायरेक्टली टच करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे हल्के में ना लेकर इसको इम्पोर्टेंस देते हुए इसका तैयारी करेंगे, ठीक है। अब तो देखिए हम लोग चैप्टर में ये भी पढ़े थे सोशल साइंस में कि मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, कुलीन वर्ग,
पादरी वर्ग, अलग अलग वर्ग के आते हैं। तो मध्यम वर्ग है, तो मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे जो स्कूली शिक्षक होते हैं, जो स्कूल के जो टीचर होते हैं, स्कूल के लिए जो टीचर होते हैं, वो क्लर्क, ठीक है, यानी क्लर्क माने कर्मचारी, कर्मचारी जो होता है, सो व्यवसायी, ठीक है, और उद्योग, ये सारे हमारे किस में आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं। तो इसे भी आप अच्छे तरह से देखते जाइएगा, एक क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ये सारे आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग हल्के में ना लेकर इसे आसान से आप लोग यानी कि अच्छे से रीड कीजिएगा और अच्छे से इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो जो कट्टरपंथी जो था, कौन, जैकोबिन्स कौन थे, वो जैकोबिन्स, वो जो है किस राजनीतिक क्लब का स्थापना किए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राजभक्त, बी उदारवादी, सी रूढ़िवादी, डी जैकोबिन्स। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जैकोबिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट वो खुद को फ्रांस का राजा, यानी कि सम्राट मतलब क्या होता है, राजा, ठीक है, तो कब अपने आप को यानी कि खुद को सम्राट, फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 1799, दूसरा है 1804, तीसरा है 1815, चौथा है 1821। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1804, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट किससे संबंधित है, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम विश्व युद्ध से, बी रूसी क्रांति से, सी अमेरिकी क्रांति से, डी द्वितीय विश्व युद्ध से। तो हमारे प्यारे बच्चों ये जो होलोकॉस्ट जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था, किससे, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था। तो यहाँ पे ये आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो आपका प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आपका प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक चला था। तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर देने के लिए रेडी हो, आप लोग को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपका कौन है, तो गंगा है, और गंगा को हम लोग पवित्र मानते हैं, ठीक है। गंगा को मां के रूप में इसको मानते हैं और हम लोग गंगा की पूजा भी करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, ताकि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है। तो और गंगा जो नदी है, गंगा नदी की लंबाई, वो मतलब लंबाई की बात की जाए, गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो यहाँ पे दिया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इस तरह से हमारा अलग अलग ऑप्शन है जो कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए विंध्य, बी अरावली, सी हिमालय, डी पश्चिमी घाट। तो आपका जो ये जो है यहाँ पे भारत की सबसे
उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय है। कौन है? हिमालय। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? किसके लिए? कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सी मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कपास के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, डी काली मिट्टी, सॉरी सी काली मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे कौन मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है वो भी हमें बताइएगा कमेंट करके। और नेक्स्ट कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेगूर। क्या बोलते हैं? रेगूर मृदा, यानी कि रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। और गोदावरी के बारे में एक बात और बता देते हैं कि ये गोदावरी जो है ये क्या बोलते हैं? भारत की यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र का अर्थ समझते हैं? लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि जिसमें ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाए और वो सरकार सत्ता में आए और वो जनता के लिए कार्य करे। तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, बी सेना द्वारा शासन, सी लोगों द्वारा शासन, डी धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल क्रम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि जिसमें लोगों द्वारा शासन, लोगों द्वारा चुना जाए सरकार को, वैसे शासन व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है? निरंकुशता, बी लोकतंत्र, सी राजशाही, डी कुलीन तंत्र। तो एक बात समझिएगा बच्चों कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों मतलब क्या होता है? अपने राजनेता। ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। वहां कौन यानी कि क्या होती है? इसमें होती है लोकतंत्र में होती है। किसमें होती है? लोकतंत्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यूएसए। ठीक है, यूएसए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूएसए। ठीक है, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ठीक है, ये आपका आंसर जो हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो हमारे बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज, ये क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत में है वो किस प्रकार की लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? ये कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है, यहाँ लागू नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक किया जाता है। देखिए ये क्या हुआ? कब अपनाया गया संविधान, भारतीय संविधान को कब
अपनाया गया कि कब 26 नवंबर 1949। तो इसी से ये हमें बताइए कि ये जो लागू कब किया गया, ये हमारा संविधान जो है ये लागू कब हुआ? ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और हमें मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को कनेक्ट करके याद कीजिएगा ताकि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये बात अगर हम भारत के हैं तो सभी को लगभग मालूम होगा कि जो संविधान के निर्माता थे वो कौन थे। यहाँ पे ऑप्शन कौन है? महात्मा गांधी, बी में है BR अम्बेडकर, और नेक्स्ट आगे देखने को मिल जाएगा आपको C जवाहरलाल नेहरू, D सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो आपका है BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे हमारे क्या है, भारतीय संविधान के निर्माता इनको कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचने वाले हैं, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? जो ग्रामीण भारत है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है, इसे बताइए। तो ग्रामीण जो भारत है उसका मुख्य व्यवसाय, अब एक बात समझिए। ठीक है, ग्रामीण भारत मतलब के गांव घर के लोग, तो गांव घर के लोगों का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, जो पेशा है, व्यवसाय का मतलब क्या हो गया? पेशा। जो उन लोग का पेशा है वो क्या है? आप गांव घर के बच्चे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि खेती। ये देखिए किसान जो होते हैं कितने मेहनत से खेती उपजाते हैं, लेकिन बाकी उसको बहुत सारे लोग जो है अपने देश में उसे व्यर्थ भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये समझिए कि किसान कितना बड़ा, देश का एक आर्मी के जैसा एक किसान को भी मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि है। अधिकतर गांव के लोग होंगे उनको पता होगा कि गांव में अधिकतर क्या किया जाता है? खेती बाड़ी किया जाता है। क्या किया जाता है? कृषि का मतलब क्या हो गया? खेती बाड़ी। ठीक है, अब एक बात समझिए हमारे बच्चों, क्या समझना है कि ये देखिए यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो सबसे बड़ा योद्धा भी किसान को भी मानना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं और किसको? सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी। क्या बोलते हैं बच्चों? पूंजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अगर उत्पादन के लिए अपने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर अगर खर्च कर रहा है तो उसे उसकी वो क्या हो गई? पूंजी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? अब देखिए हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और एक बात वो तो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा, यहाँ पे सारे कमेंट कीजिएगा, आंसर भी हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है विनिर्माण, बी में है कृषि, सी में है सेवाएं, डी में क्या है? निर्माण। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा हमें, क्या बताइएगा कि ये जो है वो कौन से क्षेत्र में, यानी विनिर्माण कौन से क्षेत्र में आते हैं, सेवाएं कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये निर्माण किस में आता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि प्राथमिक क्षेत्र में और क्या क्या आते हैं, वो चीज के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ठीक है, इसमें जो है आपका कृषि के साथ साथ खनन भी है जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, और बहुत कुछ आते हैं, उसे भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो अगर
मालूम होगा आप लोग को तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। कौन? 74.04%। अब इसके पहले जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। और 2001 के अनुसार जो आपका डाटा है वो साक्षरता दर वो है 64.83%। 64.83% ये साक्षरता दर थी 2001 में। और प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में ये जनगणना कराई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आराम से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने और सारे आप लोग को बेसिक नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप लोग महत्व देते हुए अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बाकी जो मन में आए वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? यानी भारत में कितनी बेरोजगारी क्या बोलते हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं और वो काम करना चाहते हैं। बेरोजगार क्या होता है? वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित भी हैं और वो काम करना चाहते हैं फिर भी उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में उसे बेरोजगार बोला जाता है, बेरोजगारी। तो उस तरह का डाटा को किया जाता है। वो कौन से संगठन के द्वारा ये डाटा को तैयार किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है NSSO, बी है RBI, सी है SEBI, डी है CSO। तो आपका जो परम सत्य आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा NSSO। अब NSSO का जो है ये मतलब क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बच्चों कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इसका फुल फॉर्म को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों यानी कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आप लोग यानी कि ये चीज अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ भी अच्छा से बता सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन है 8, B9, C10, D11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो 8 में क्या है, आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाना चाहता हूं। तो इसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, सॉरी ये नहीं है, ये होगा मित्र पर गमछा झार। यहां से एक मिनट, गमछा झार। तो यहाँ पे समझिएगा, नी से है आपका मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक है, फ्रा से है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। ठीक है, और फर से यहाँ पा का लेना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। बा से गुजरात। मा से मध्य प्रदेश, MP जिसको बोलते हैं। और छा से छत्तीसगढ़। छा से छत्तीसगढ़। ठीक है, और झा से झारखंड। ठीक है, और रा से राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चे कि 8 राज्य जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और वो कौन कौन से राज्य हैं ये हम अपने एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, B प्रदूषण कम करना, C सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना, D कृषि उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है हरित क्रांति, हरित क्रांति से आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि हरा भरा हरियाली, हरा भरा यानी कि हरियाली, हरियाली यानी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ अभी हमारा जो परम सत्य आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी की ओर चले जाएंगे हम लोग। कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन में ही हरियाली की चर्चा, हरित क्रांति की चर्चा की जाती है। ठीक है, उसी प्रकार श्वेत क्रांति किस लिए चलाया गया था? आप लोग इसका भी कमेंट करके हम लोग को हमको बताए
बताने का काम कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समझ समानता सुनिश्चित करता है, कानून के समझ समानता सुनिश्चित करता है, यानी कि समय यानी सभी को एक समान अधिकार देने का निर्णय करता है, सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दिख रहा है समानता का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। देखिए, संसाधन क्या होता है, जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग में लाते हैं, उसको प्रयोग करके हम लोग अपना काम करते हैं, यानी वो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, वो हमारे लिए संसाधन हो गया। ठीक है, तो संसाधन के बारे में समझने के साथ साथ ये क्या बोला, वो ऐसा यानी कि जिनकी पूर्ति पुनः की जाती है वैसे संसाधन, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। नवीकरणीय यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, अब अनवीकरणीय, नवीकरणीय जब हम लोग समझ गए, तो अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, तो अनवीकरणीय क्या हो गया, मतलब वैसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं तो उसका पुनः चक्रण करने में, पुनः उत्पादन करने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए है हथौड़ा और दरांती, बी तिरंगा, और सी लाल झंडा, और डी में क्या है, स्वात्सिक। स्वात्सिक क्या है, स्वात्सिक क्या है, स्वात्सिक। इसका उच्चारण अच्छे से कीजिएगा, स्वात्सिक क्या है, स्वास्तिक, स्वास्तिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका मेरे बच्चों डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो भारत की जो आधिकारिक भाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हमारा क्या है, हिंदी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि हिंदी के साथ साथ भारत में जो काम काज के लिए उपयोग किया जाता है, वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा वो हिंदी आएगा। और हिंदी को कोई बोलते होंगे कि राष्ट्रीय भाषा, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी क्या है, राजकीय भाषा है। क्या है, राजकीय भाषा है। हिंदी क्या है, हमारी राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, वो किस घटना के क्रम में, यानी किस घटना को लेकर वो विवाद बढ़ता चला गया। और प्रथम विश्व युद्ध हम आगे बताए थे, वो कमेंट करके आप लोग हमें फिर से बताइएगा कि ये कब से कब तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, अब इसका पहला ऑप्शन है हिरोशिमा पर बमबारी, बी है वर्धन की लड़ाई, सी है पोलैंड पर आक्रमण, डी है आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या है, की हत्या है। ठीक है, अब इसको आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या है, की हत्या है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये जो है आपका जो यहाँ पे वो राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल परम सत्य आंसर है, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के तत्पश्चात ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। आप ये भी कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को मालूम होगा, तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन, यानी कि किसके किसके बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको जानते होंगे बच्चा कि ऊपरी परत जो होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कानूनों के
कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, ये वर्ड को थोड़ा सा उच्चारण करने में कठिनाइयां हो रही है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, बी है क्या कार्यपालिका, सी विधायिका, डी पुलिस। तो यहाँ पे जो आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कार्यपालिका। कौन जिम्मेदार होती है? कार्यपालिका जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि गांव घर का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे संसाधनों की कमियां भी होती है, तो उस क्षेत्र में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी कि पहला जो स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, वो क्या है आपका? बायोगैस। अब आप लोग ये भी बताइएगा कि बायोगैस में क्या क्या आते हैं। तो बायोगैस में आपका क्या हो गया? गोबर गैस। क्या हो गया? गोबर गैस। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? लकड़ी। क्या हो गया? लकड़ी। ये सारे ये बायोगैस के उदाहरण है, ये आपके प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो कहाँ स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है मेरे बच्चों, वो कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब अमेरिका में भी कहाँ है, तो वो भी अगर आप लोग ढूंढ के इसको हमको बताने का कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा? संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई है? तो पहला है स्थानांतरित खेती, बी आदिम खेती, सी गहन कृषि और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहन कृषि। अब एक बात बताइएगा कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, वे कौन कौन से प्रकार हैं, इसको भी लिखकर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात आप लोग समझे होंगे कि गर्मी में अक्सर हम लोग क्या सुनते हैं कि लू लग गया। क्या लग गया? लू। इस प्रकार से हम लोग लू के फॉर्म में अपनी भाषा में इसको समझने का कोशिश करेंगे कि इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आपका जो परम सत्य आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 33 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी 33 कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट आगे आगे हम लोग कहाँ पे? 34। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से बने रहिए और इस वीडियो को देखकर बिना स्किप किए हुए इसे अच्छा से देखें और क्या करें, इसको अच्छे से समझ करके और आप एग्जाम के लिए जाएंगे और एग्जाम में आप लोग सही से आंसर करके आएंगे और हमें बताएंगे कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। आप लोगों का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, वो 29 और 29 एंड 30 जनवरी को है। ठीक है, 2 दिन में आप लोग का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, इधर उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो किसके कारण बनता है? तो यहाँ ऑप्शन क्या है? चक्रवाती अवदाब, बी पीछे हटता मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ और डी क्या है? पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा यहाँ पे सी पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या वितरण संरचना में परिवर्तन आता है? मतलब संख्या और वितरण और संरचना में बदलाव आता है। प्रवास मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना और वहां पे बसना या चले जाना। ठीक है, या तो दूसरे जगह से नई जगह
आना, इसको हम लोग प्रवास बोलते हैं। जैसे प्रवासी मजदूर, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दूसरे देश का है, ये प्रवासी मजदूर है, ये यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो उस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो प्रस्थान का क्षेत्र है, बी आगमन का क्षेत्र है, सी प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों होगा, सी। क्या हो जाएगा? सी आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन, ठीक है। जाने के कारण भी और आने के कारण भी उस क्षेत्र में क्या होता है, जनसंख्या सॉरी संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा क्या है, ठीक है। तो वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, ये बिल्कुल गलत है। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, ये भी गलत है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, ये थोड़ा सा हमको सही लग रहा है, लेकिन वो सही लग रहा है डी, यानी कि क्या है, आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है, ये भी गलत है। तो आपका सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कभी कभी क्या करना है हमारे प्यारे बच्चों कि कभी क्या करना, आप लोग से अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 4 ऑप्शन में आप 2-3 ऑप्शन को अलग करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, तो जो बचेगा वो आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग आंसर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37। अब क्वेश्चन आप लोग का 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट की ओर है हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी टी कृष्णमाचारी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको क्या थे, ये आपका महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और ये तीनों है। अब एक बात आप लोग को बता दीजिएगा कि ये भारत के पूर्व में क्या रह चुके हैं, ये क्या है, ठीक है। आप ये दोनों कमेंट कीजिएगा हमारे पास, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों पूर्व में भारत के किस पद पे असीम थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए लिंग, बी धर्म, सी जाति, डी आर्थिक स्थिति। तो ये जो हमारा है ये जाति था, क्या था, जाति। वहां पे गोरे काले ये सब, मतलब ये सब को लेकर बहुत ज्यादा ये भेदभाव चलता था ना, ये अलग कैटेगरी के हैं, ये अलग कैटेगरी के हैं, ये सारे करके, ठीक है। अगर कहीं बाय द वे कोई आंसर आप लोगों को लगता होगा कि कहीं दूसरा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अभी हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर चुके थे ऊपर में कि जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ, और यहाँ पे कब अपनाया गया और कब लागू हुआ। तो यहाँ पे हम क्लियर सी बात बताए थे, आप लोग डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं कि आपका 39 में जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 26 जनवरी 1950। अच्छा, 26 जनवरी 1950 हम लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि उस दिन हम लोग क्या किए, संविधान को लागू किए, और वो संविधान को फॉलो करके हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दूसरी बात तो ये क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं। यहाँ से हम लोग यानी विश्राम करेंगे, यानी कि विराम लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? हाँ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन कब का, 1931 का जो अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कराची। क्या है? कराची। और कराची किस देश में है अभी फिलहाल, वो हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। और एक बात आप लोगों से एक अनुरोध है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये चैनल जो है, ये चैनल को क्रिएट करने का मेरा ये पर्पस है कि आप लोग जितने भी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, जेक के बच्चों हैं, वो इसका फाइनल एग्जाम का अभी हम
जब तक ये एग्जाम आप लोग का चलेगा वो लगातार आप लोग के एग्जाम के बेस पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे कैसे आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, वो सारे चर्चा करेंगे। वो चाहे क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, तो सभी के लिए आप लोग हमसे बराबर के लिए कनेक्ट होने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आप बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा। दबाने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है कि अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने के साथ साथ सभी का कल्याण हो सके। और ये जनहित के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।